वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम एक पास्ट एग्जाम क्वेश्चन है स्प्रिंग 2015 की अटेम्प्ट का, जिसका टाइटल है शाहीन लिमिटेड। इसको सॉल्व करेंगे और इस क्वेश्चन के अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की इम्प्लीकेशंस भी हैं, IAS 12 इनकम टैक्सेस के काफ़ी इंपैक्ट्स हैं और थोड़ा सा इम्पैक्ट IFRS 16 लीजेस का भी है। तो क्वेश्चन को रीड करते हैं। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन हैज़ बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ शाहीन लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2014। तो ड्राफ्ट स्टेटमेंट्स हमारे सामने हैं, जिसमें शेयर कैपिटल, रिटेन अर्निंग, ट्रेड पेबल, एक्रूवल्स एंड प्रोविजंस, टैक्सेशन, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, पेटेंट, ट्रेड रिसीवेबल, इन्वेंट्री, प्रीपेमेंट एंड अदर रिसीवेबल्स और कैश एंड बैंक बैलेंसेस गिवन है। अब एडिशनल फॉर्मेशन जो है उसको देखते हैं। फर्स्ट इन्फॉर्मेशन ये है कि क्लोजिंग इन्वेंट्री जो गिवन है, इट इंक्लूड्स डैमेज गुड्स कॉस्टिंग ₹3 million विच कैन बी सोल्ड फॉर ₹2.5 million आफ्टर रिपेयर एंड रीपैकिंग कॉस्ट ऑफ $0.4 million। तो इन्वेंट्री का राइट डाउन रिकॉर्ड करना पड़ेगा, तो इन्वेंट्री में नोट कर लेते हैं कि एडजस्टमेंट आएगी। सेकंड है कि इन दिसंबर 2014 एसएल सेटल्ड एन ओल्ड आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी ऑफ ₹6 million बाय पेइंग ₹4.5 million। द पेमेंट वाज डेबिटेड टू ट्रेड पेबल्स। अब टिपिकली जब भी पेबल्स के लिए पेमेंट की जाती है तो पेबल्स डेबिट और कैश क्रेडिट यही एंट्री होती है, तो डेबिट किया गया, दैट्स फाइन। बट द सेड लाइबिलिटी हैड बीन रिटन बैक प्रायर टू 2014। लाइबिलिटी को आप ऑलरेडी राइट बैक कर चुके थे। राइट बैक का मतलब है कि आप ट्रेड पेबल्स को पहले ही डेबिट कर चुके थे और उसके अगेंस्ट आपने इनकम रिकॉर्ड कर ली थी। तो बेसिकली अब कॉन्सेप्ट ये है कि अब आप दोबारा पेबल को डेबिट नहीं करेंगे। पेबल को डेबिट नहीं होना चाहिए था, अब उसे ठीक करने के लिए क्रेडिट कर देंगे और डेबिट होगा अब एक्सपेंस के, क्योंकि हमने जो राइट बैक के टाइम पर इनकम बना ली थी उसको हम रिवर्स कर रहे होंगे। तो इससे फर्क पड़ेगा हमारे पेबल के फिगर पे, तो उसमें एडजस्टमेंट आ जाएगी। थर्ड है कि फेयर वैल्यू एंड वैल्यू इन यूज ऑफ पेटेंट्स एज एट 31 दिसंबर 2014 अमाउंटेड टू ₹25 million एंड 27 million रिस्पेक्टिवली। तो IAS 36 अप्लाई करते हुए रिकवरेबल अमाउंट जो होगी दैट वुड बी 27 million, हायर ऑफ द टू। और इसको हम पेटेंट के साथ कंपेयर कर लेंगे, देखेंगे कि इम्पेयरमेंट है कि नहीं। पेटेंट 28 पर शो हो रहे हैं तो 27 पर लेकर जाएंगे तो इम्पेयरमेंट होगी। फोर्थ है कि टैक्स लाइबिलिटी इज नेट ऑफ डेफर टैक्स एसेट अमाउंटिंग टू ₹12 million। तो टैक्सेशन के अंदर भी एडजस्टमेंट है कि डेफर टैक्स एसेट से नेट हुई हुई है, ये तो बिल्कुल नहीं बनता। लाइबिलिटीज और एसेट भी सेपरेट शो होने चाहिए और उसके अलावा जो डेफर टैक्स और करंट टैक्स है उसको आप नेट शो नहीं कर सकते। तो ये 215 की जो अमाउंट है इसको हम सेपरेट कर लेंगे। फिर है कि on 1st January 2014, fifth information, SL acquired 5 vehicles costing ₹8.5 million on lease. As per the lease agreement, 4 annual installments of ₹2.5 million each are payable in advance on 1st January. Each year, the market rate of interest is 14%. While preparing the draft financial statement, the installment paid was charged to rent expense. सो बेसिकली अकाउंटिंग ये होनी चाहिए थी कि आप राइट ऑफ यूज एसेट रिकॉर्ड करते, लीज लाइबिलिटी रिकॉर्ड करते, फिर उसका इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड होती। लेकिन हुआ क्या कि उसको रेंट एक्सपेंस के तौर पे इनकरेक्टली रिकॉर्ड कर दिया। तो ये करेक्शन कर लेंगे हम, रेंट एक्सपेंस रिवर्स कर देंगे और जो इंटरेस्ट एक्सपेंस और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का इम्पैक्ट बनता है वो रिकॉर्ड हो जाएगा। सिक्स है कि एसएल डेप्रिशिएट इट्स व्हीकल ओवर अ पीरियड ऑफ 5 years। तो हमें जो ऊपर व्हीकल की बात हुई है उसके लिए टाइम मिल गया कि 5 years की बेस पर डेप्रिशिएट करना है और पूरे साल की डेप्रिसिएशन है क्योंकि 1 जनवरी को एक्वायर किया था। इन्फॉर्मेशन 7 है कि ड्यू टू इंक्रीजिंग बैड डेट्स द मैनेजमेंट इज ऑफ द व्यू दैट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट नीड्स टू बी इंक्रीज फ्रॉम 3% टू 5%, यानी 2% प्रोविजन हमने बढ़ा देनी है, तो रिसीवेबल की फिगर में भी इफेक्ट आए। फिर सेवन्थ के बाद एट्थ इंफॉर्मेशन है कि एप्लीकेबल टैक्स रेट फॉर द ईयर इज 34%। ये टैक्स रेट ये रिफ्लेक्ट कर रहा है कि इस क्वेश्चन में हमें जो भी हम इनकम और एक्सपेंसेस चेंज हो रहे होंगे उसकी वजह से जो टैक्स पर इम्पैक्ट आएगा उसको भी इनकॉर्पोरेट करें, विच मीन्स कि वंस अगेन टैक्सेशन से रिलेटेड एडजस्टमेंट होगी। और क्योंकि इनकम और एक्सपेंसेस चेंज हो रहे होंगे तो नेचुरल है कि बहुत सारी एडजस्टमेंट रिटेन अर्निंग के अंदर भी जाएंगी। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है कि प्रिपेयर अ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। सिर्फ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, स्टेटमेंट ऑफ कंप्रिहेंसिव इनकम का ना डाटा है ना बनानी है।
एज एट 31 दिसंबर 2014 इन अकॉर्डेंस विद द, ऊपर जो बनी हुई है वो ड्राफ्ट है, हमने सही बन करके बनानी है। इन अकॉर्डेंस विद द IFRS एंड कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984, ये प्रीवियस क्वेश्चन है, तो इसको अब हम कंपनीज एक्ट 2017 के मुताबिक सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में साथ ये रिक्वायरमेंट है कि शो रेलिवेंट कैलकुलेशंस, ज़्यादा लीज की कैलकुलेशन है, उसके अलावा सच कोई टेक्निकल कैलकुलेशन नहीं है। नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड कंपैरेटिव फिगर्स आर नॉट रिक्वायर्ड। तो हमारी जो अप्रोच होगी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की वो ये होगी कि हम फॉर्मेट बना लेते हैं स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का, और जहाँ पर हमें वर्किंग की ज़रूरत होगी, खासतौर पे हमें टैक्स को एडजस्ट करना है और रिटेन अर्निंग के अंदर इनकम और एक्सपेंसेस के इफेक्ट्स जाने, तो इन वर्किंग्स का फॉर्मेट बनाएंगे। उसके बाद वन बाय वन हर आइटम को पढ़ते हुए पहले हम जो ड्राफ्ट फिगर्स हैं उनको इनकॉर्पोरेट करेंगे, और उसके बाद जो एडजस्टमेंट्स गिवन है एडिशनल फॉर्मेशन में उनको शामिल करेंगे। तो सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो हम आंसर डेवलप करेंगे। तो आंसर, एंटिटी का नाम शाहीन लिमिटेड, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन हम बना रहे हैं एज ऑन 31 दिसंबर 2014 बना रहे हैं। तो फिगर्स का जो प्रिसीशन लेवल है वो मिलियन में है, तो वो मेंशन कर देंगे। अब हमारी जो मेन हेडिंग्स हैं, हमें नॉन करंट एसेट्स को मेंशन करना होगा, करंट एसेट्स को भी मेंशन करना होगा। उसके बाद हमने जो इक्विटी है यानी शेयर कैपिटल एंड रिजर्व, उनको भी रिफ्लेक्ट करना है। देन नॉन करंट लाइबिलिटीज़, खास तौर पे जैसे लीज का जिक्र है क्वेश्चन में, और करंट लाइबिलिटीज़ भी आएंगी। तो ये हमारे पास ब्रीफली आइटम्स आ गए। अब हमने जो वर्किंग बनानी है थोड़ा सा उसको देखते हैं। तो हमारी जितनी भी एडजस्टमेंट्स होंगी उनका इफेक्ट हमें अलग अलग प्रॉफिट और लॉस का देखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस नहीं बना रहे। हमें एडजस्टमेंट्स का इम्पैक्ट लेना है, एक तो अकाउंटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पे, ताकि रिटेन अर्निंग के अंदर इफेक्ट आ सके। दूसरा, क्योंकि टैक्स का रेट भी गिवन है, तो हमें टैक्स प्रॉफिट पे जो चेंजेस आएंगे उस पर भी टैक्स कैलकुलेट करना होगा। और फिर कुछ चीज़ें जो हैं वो ज़ाहिर बात है डेफर टैक्स को चेंज करेंगी, या तो हमारा डेफर टैक्स एक्सपेंस बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा, तो उसको भी हमें देखना है। तो डेफर टैक्स एसेट या लाइबिलिटी की अमाउंट भी चेंज हो रही होगी। तो ये इम्पैक्ट्स हम इनकॉर्पोरेट कर रहे होंगे इनिशियली। तो इसी वर्किंग को बेस बनाते हैं, जहाँ पे हमें मज़ीद वर्किंग्स की ज़रूरत पड़ेगी तो फिर हम साथ के साथ बनाते जाएंगे। अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो क्वेश्चन में हम स्टार्ट करते हैं अपना, जिस तरह फॉर्मेट है। तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की फिगर है 1876, और पेटेंट की फिगर 28 है। लेकिन जिसके साथ हमने साथ साथ टिक लगाया हुआ है, तो उसका मतलब है कि उसके अंदर हमारी एडजस्टमेंट है, यानी पेटेंट में, रिसीवेबल में और इन्वेंट्री में। बाकी जो फिगर्स हैं वो हम एज इट इज़ फाइनल लिख सकते हैं, और जिनमें एडजस्टमेंट है उसको भी हम फाइनल फिगर के तौर पे नहीं लिखेंगे। तो हम सारे एसेट्स के जो फिगर्स हैं वो उठा लेते हैं और इनको अपने फॉर्मेट में इनकॉर्पोरेट करते हैं। सबसे पहले प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो 1876 डायरेक्ट मेंशन कर देंगे। फिर पेटेंट्स में एडजस्टमेंट है, तो अभी यहाँ पर हम सिर्फ मेंशन कर लेते हैं 28 जो फिगर गिवन है। उसके बाद इन्वेंट्री गिवन है, तो उसमें भी एडजस्टमेंट है, इसलिए उसकी फिगर लिख लेते हैं 503। ट्रेड रिसीवेबल्स हैं, उसमें भी डाउटफुल डेट की प्रोविजन हमने बढ़ानी है, तो उसमें भी अभी फिगर हम फाइनल के तौर पे नहीं लिखते, और अभी वर्किंग में मेंशन कर लेते हैं। जो भी प्लस माइनस होकर फाइनल फिगर आएगी फिर वो लिख देंगे। इसके अलावा हमारे पास प्री पेमेंट एंड अदर रिसीवेबल्स हैं, तो इनमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो ये डायरेक्ट हम 23 के लिख सकते हैं। इसी तरह कैश एंड बैंक बैलेंसेज हैं, और इनमें भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, इनको हम डायरेक्टली मेंशन कर सकते हैं। तो बेसिकली 1 2 3 4 5 6 फिगर्स थी, और ये 6 फिगर्स जो हमें एसेट साइड पर दी हुई थी इनको हमने इनकॉर्पोरेट कर लिया। सिमिलर अप्रोच हम फॉलो करेंगे विद इक्विटी एंड लाइबिलिटीज साइड। तो यहाँ पर 5 फिगर्स हैं। शेयर कैपिटल के अंदर कोई एडजस्टमेंट नहीं है, एक्रूवल्स एंड प्रोविजंस के अंदर कोई एडजस्टमेंट नहीं है। वैसे तो जो अगर IFRS फॉलो करें तो एक्रूवल्स सेपरेट होने चाहिए, वो ट्रेड पेबल्स के साथ मिलाकर भी शो कर सकते हैं, और प्रोविजन सेपरेट शो होनी चाहिए, लेकिन क्वेश्चन में ऐसा कोई डाटा नहीं है
जिसकी बेस पर हम एक्रूवल्स एंड प्रोविजंस को सेपरेट कर सकें, तो फिर इसको एक सिंगल लाइन आइटम में मेंशन कर रहे होंगे। और शेयर कैपिटल और एक्रूवल एंड प्रोविजन में एडजस्टमेंट नहीं है, बाकी फिगर्स में एडजस्टमेंट है, तो उनको हम फाइनल फिगर के तौर पे नहीं लिखेंगे। सो वी हैव टोटल 5 फिगर्स, इनको इनकॉर्पोरेट करते हैं। सो शेयर कैपिटल, देयर इज़ नो एडजस्टमेंट, डायरेक्ट लिख देते हैं। रिटेन अर्निंग तो 618 है, इसमें एडजस्टमेंट आएंगी डेफिनेटली, जो इनकम और एक्सपेंस चेंज होंगे। फिर करंट लाइबिलिटीज़ में पेबल्स हैं, तो पेबल से रिलेटेड भी एडजस्टमेंट है, तो अभी फिगर हम फाइनल के तौर पे नहीं लिख रहे। एक्रूवल एंड प्रोविजंस, इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो डायरेक्ट इसकी फिगर मेंशन कर देंगे। और फिर टैक्सेशन दी हुई है, तो हमें क्योंकि करंट टैक्स पेबल लिखना है बेसिकली, तो लेकिन उसमें कुछ जिस तरह एडजस्टमेंट में बताया हुआ है कि कुछ डेफर टैक्स शामिल है, तो उसको सेपरेट करेंगे, इसमें एडजस्टमेंट होगी। सो जो फिगर्स हमें गिवन थी 1, 2, 3, 4 एंड 5, वो हमने मेंशन कर दी। अब हम एडजस्टमेंट्स की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन की जो पहली एडजस्टमेंट है वो है कि क्लोजिंग इन्वेंट्री में कुछ डैमेज गुड्स शामिल हैं जिनकी कॉस्ट है 3 मिलियन, विच कैन बी सोल्ड फॉर ₹2.5 मिलियन आफ्टर रिपेयर एंड रीपैकिंग कॉस्ट ऑफ 0.4 मिलियन। तो अगर एनआरवी कैलकुलेट करें तो 2.5 मिलियन माइनस 0.4 मिलियन, एनआरवी आ जाएगी 2.1 मिलियन और कॉस्ट है 3 मिलियन। तो 3 मिलियन की चीज़ को जब लोअर एनआरवी है उस पर राइट डाउन करेंगे तो 0.9 से हमारा राइट डाउन बनेगा। इसको हम अपनी एडजस्टमेंट्स के अंदर भी ले लेते हैं। तो इम्पैक्ट आएगा अकाउंटिंग प्रॉफिट राइट डाउन की वजह से, क्योंकि हमारी इन्वेंट्री कम हो रही होगी तो हम लॉस रिकॉर्ड करेंगे। बेसिकली इफेक्ट कॉस्ट ऑफ सेल्स में जाता है, तो 0.9 का इफेक्ट जाएगा। और क्योंकि ये एक्चुअली डैमेज हो चुकी हैं गुड्स, तो एक्सपेक्टेड यही है कि टैक्स अथॉरिटीज़ की तरफ से भी हमें ये अलाउ हो जाएगा। तो 0.90 हम टैक्स प्रॉफिट के अंदर भी सेम इम्पैक्ट आ जाएगा। अब स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन की अगर बात करते हैं तो हमारे पास जो इन्वेंट्री की वैल्यू है उसमें यही एक एडजस्टमेंट थी, तो इसको इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं। तो हमारे पास फिगर आ जाएगी 502.10। सेकंड एडजस्टमेंट पे चलते हैं। तो एक पुरानी लाइबिलिटी 6 मिलियन की थी, हमने 4.5 मिलियन में उसको सेटल कर दिया, लेकिन इनफैक्ट हमारी बुक्स में कोई लाइबिलिटी शो नहीं हो रही थी क्योंकि हम उसको ऑलरेडी राइट बैक कर चुके थे। तो जब कोई लाइबिलिटी राइट बैक की जाती है तो राइट बैक की एंट्री होती है कि पेबल को डेबिट किया जाता है और इनकम को क्रेडिट कर दिया जाता है। तो लाइबिलिटी तो ऑलरेडी बुक्स में शो नहीं हो रही, तो फिर इस किस्म की लाइबिलिटी की अगर बाद में पेमेंट करनी पड़ जाए तो ऑब्वियसली बैंक या कैश क्रेडिट होगा, डेबिट अब पेबल नहीं होगा क्योंकि पेबल का बैलेंस तो हम ऑलरेडी खत्म कर चुके होते हैं। डेबिट अब एक्सपेंस होगा, या आप कह सकते हैं कि जो इनकम रिकॉर्ड की थी उसका रिवर्सल हम रिकॉर्ड कर रहे होंगे डेबिट के तौर पे। तो इन्होंने डेबिट कर दिया पेबल को। पेबल डेबिट नहीं होना चाहिए था, एक्सपेंस डेबिट होना चाहिए था। तो हम पेबल को जो है वो गलत डेबिट किया हुआ है, उसको दोबारा बढ़ा देंगे, क्रेडिट कर देंगे, यानी वो इंक्रीज हो जाएगा और फिर वर्किंग के अंदर इफेक्ट लेंगे। तो दो इफेक्ट इसके भी शामिल करते हैं। सो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में पेबल्स के अंदर जो हमने 4.5 डेबिट कर दिया, नहीं करना चाहिए था, उसका इम्पैक्ट ले लेते हैं। तो ये 649.50 हो जाएंगे। और हम अपनी वर्किंग में भी लेते हैं कि रिटर्न बैक लाइबिलिटी की जब पेमेंट की है तो हमारा एक्सपेंस रिकॉर्ड होगा या रिवर्सल ऑफ इनकम रिकॉर्ड होगी, जिससे अकाउंटिंग प्रॉफिट भी कम हो जाएगा और टैक्स प्रॉफिट भी कम हो जाएगा, क्योंकि टैक्स अथॉरिटीज़ की वजह से ही हम अक्सर राइट बैक कर रहे होते हैं। हमारा लॉ है कि 3 साल से पुरानी जो लाइबिलिटी होती है उसको राइट बैक कर देना है, उसके बाद अगर उसकी पेमेंट की जाए तो फिर वो एक्सपेंस के तौर पर रिकॉर्ड किया जाता है। नेक्स्ट एडजस्टमेंट की तरफ चलते हैं। तो फेयर वैल्यू एंड वैल्यू एंड यूज ऑफ पेटेंट ईयर एंड पर जो है वो 25 एंड 27 मिलियन है। IAS 36 के मुताबिक रिकवरेबल अमाउंट इज हायर ऑफ द टू फिगर्स, तो हायर अमाउंट है 27 मिलियन जबकि हमारा पेटेंट शो हो रहा है 28 पे। सो 28 से 27 पे लाएंगे तो ऑब्वियसली हमें 1 मिलियन की इम्पेयरमेंट लॉस रिकॉर्ड करना पड़ेगा।
जिसके बाद हमारा पेटेंट अपनी रिकवरेबल अमाउंट पर शो होने लग जाएगा 27 मिलियन। और ये इम्पेयरमेंट लॉस हम अपने एडजस्टमेंट्स के इम्पैक्ट्स में भी ले लेते हैं। तो 1 का लॉस हम जब रिकॉर्ड करेंगे तो अकाउंटिंग प्रॉफिट कम होगा। टैक्स अथॉरिटीज़ इम्पेयरमेंट को नहीं मानते, तो टैक्स प्रॉफिट पर तो फ़र्क नहीं पड़ेगा, टैक्स वाले इसको डिडक्शन के तौर पे नहीं मानेंगे। लेकिन जब टैक्स अथॉरिटीज़ अभी नहीं मान रही, बाद में तो पेटेंट के ऊपर जब भी हम उसका डिस्पोजल करेंगे तब तो जाके मान रही होंगी, तो ये एक टेम्परेरी डिफरेंस राइज हो रहा है और वहाँ पर हम इम्पैक्ट ले लेंगे। तो जिस किसी चीज़ में भी जिसमें अकाउंटिंग प्रॉफिट पे फ़र्क आ रहा होगा तो उसका या तो इफेक्ट टैक्स प्रॉफिट पर आएगा या टेम्परेरी डिफरेंस पर आएगा, यानी डेफर टैक्स पर आएगा। और अगर कोई परमानेंट डिफरेंस नेचर होगी या लोअर टैक्स रेट वगैरह का इशू होता है, जो कि इस क्वेश्चन में तो नहीं है, एक ही रेट दिया हुआ है 34%, तो अगर कोई इस तरह का इशू होगा तो वो फिर टैक्स रिकन्सिलेशन में आएगा। सो एवरीथिंग विच अफेक्ट्स अकाउंटिंग प्रॉफिट वो फिर या तो टैक्स प्रॉफिट को अफेक्ट कर रही होती है या डेफर टैक्स को या रिकन्सिलेशन को। तो किस तीन में से कोई एक चीज़ टैक्स की ज़रूर अफेक्ट हो रही होती है। फोर्थ एडजस्टमेंट देखते हैं। टैक्स लाइबिलिटी जो शो हो रही है वो नेट ऑफ डेफर टैक्स एसेट है अमाउंटिंग टू ₹12 मिलियन। तो टैक्स लाइबिलिटी शो हो रही है 215 की। सो ये एडजस्टमेंट हम रिकॉर्ड कर लेते हैं। सो अगर इस 215 में 12 का टैक्स माइनस ना किया गया होता तो हम ऐड बैक कर देते हैं, तो हमारी अमाउंट बेसिकली 227 होती। अभी हम इसको फिर कंक्लूड इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि अभी आगे टैक्स प्रॉफिट के चेंज की वजह से हमारे करंट टैक्स पर इफेक्ट आएगा। अच्छा, डेफर टैक्स एसेट हमें रिकॉर्ड करना चाहिए और इनिशियली हम 12 का रिकॉर्ड कर देंगे। तो हमने बेसिकली यहाँ लाइबिलिटीज़ में जो लेस हुआ था वहाँ से उसको रिवर्स किया, ऐड बैक कर दिया और उसको एसेट के तौर पे जहाँ रिकॉर्ड करना चाहिए था वहाँ पे रिकॉर्ड कर दिया। डेफर टैक्स की फिगर भी अभी हमारी फाइनल नहीं है क्योंकि कुछ टेम्परेरी डिफरेंस राइज हो रहे हैं, तो उसकी वजह से डेफर टैक्स भी चेंज होगा। इंफॉर्मेशन नंबर 5 देखते हैं कि ऑन 1 जनवरी 2014 एसएल एक्वायर्ड 5 व्हीकल्स जिनकी कॉस्ट 8.5 मिलियन। एज पर द लीज एग्रीमेंट 4 एनुअल इंस्टॉलमेंट 2.5 मिलियन की दी जाएंगी जो कि पेएबल इन एडवांस हैं। द मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट 14% है। वाइल प्रिपेयरिंग द ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंस्टॉलमेंट पेड वाज चार्ज टू रेंट एक्सपेंस। अब ये जो है शॉर्ट टर्म लीज नहीं है ना, ये लो वैल्यू आइटम की लीज है, तो इसे बेसिकली एक्सपेंस तो नहीं बना सकते। राइट ऑफ यूज एसेट रिकॉर्ड होना चाहिए, लीज लाइबिलिटी रिकॉर्ड होनी चाहिए, पेमेंट्स इन एडवांस हैं तो एन्यूटी ड्यू करके प्रेजेंट वैल्यू निकालनी पड़ेगी और फिर अगला स्टेप होंगे। साथ ही हम इंफॉर्मेशन 6 भी देख लेते हैं कि एसएल डेप्रिशिएट इट्स व्हीकल्स ओवर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर्स यूजिंग स्ट्रेट लाइन मेथड। तो जो राइट ऑफ यूज एसेट रिकॉर्ड करेंगे उसकी फिर डेप्रिसिएशन भी रिकॉर्ड करेंगे। तो इसके लिए एक वर्किंग डेवलप कर लेते हैं। वर्किंग 1 तो हम ऑलरेडी बना रहे हैं, तो एक वर्किंग 2 बनाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इनिशियल रिकग्निशन जो लाइबिलिटी की करनी है वो प्रेजेंट वैल्यू पे करनी है। 2.5 मिलियन के रेंटल्स हैं, 4 रेंटल्स हैं, एन्यूटी ड्यू हमें यूज़ करना है, तो प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। ये फार्मूला हमारे पास है। तो अप्लाइंग दिस फार्मूला हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू आ जाती है 8.3 मिलियन। फिर क्योंकि पेमेंट इन एडवांस है तो पेमेंट रिकॉर्ड होगी 2.5 मिलियन की। तो हमारे जो पेमेंट के बाद बैलेंस बच जाएगा दैट वुड बी 5.8 मिलियन। इस पर हमें इंटरेस्ट अकाउंट फॉर करना होगा, 14% का रेट है। तो हमारी जो लाइबिलिटी आ जाएगी दैट वुड बी 6.61। अब क्योंकि हम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बना रहे हैं तो हमें करंट और नॉन करंट भी आइडेंटिफाई करना है, तो हम 2015 का डाटा भी कुछ बना लेते हैं। तो जो लास्ट ईयर का हमारे पास ये क्लोजिंग फिगर है ये हमारी ओपनिंग फिगर बन जाएगी। इसमें से हम पेमेंट लेस कर देते हैं तो हमारा बैलेंस बच जाएगा 4.11 का। तो हमें टोटल लाइबिलिटी भी पता चल गई और नॉन करंट भी पता चल गई कि 4.11 है। इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो हमारी करंट लाइबिलिटी होगी। तो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन भी हमारे पास आ गई है कि 0.81 मिलियन है और
ये सारी कैलकुलेशन के बाद अब राइट ऑफ यूज एसेट को भी कितने पे रिकॉर्ड करेंगे वो भी देखते हैं। तो राइट ऑफ यूज एसेट की जो इनिशियल रिकग्निशन होगी वो तो लीज लाइबिलिटी के इक्वल होगी, क्योंकि इस क्वेश्चन में ना किसी इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट का बताया है, ना ही किसी जो है और अमाउंट का ऐसा बताया है जो प्रोविजन फॉर डीकमिशनिंग वगैरह होती है, तो इक्वल टू लीज लाइबिलिटी ही होगी। तो 8.3 मिलियन हम ऊपर ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, उसी पर मेजर करेंगे। फिर इसमें से हम डेप्रिसिएशन लेस कर देंगे। डेप्रिसिएशन जो है वो हमारी ओवर 5 ईयर्स बनती है 8.3 पे, दैट वुड बी 1.66। और हमारा जो एसेट है वो 6.64 का शो होगा। तो जो चार फिगर्स आपको जहन में रखनी है वो है बेसिकली राइट ऑफ यूज एसेट 6.64, डेप्रिसिएशन जो हमने कैलकुलेट की है 1.66, 0.81 का इंटरेस्ट, 4.11 की नॉन करंट लाइबिलिटी, टोटल लाइबिलिटी 6.61 की, और जो पेमेंट हमने रिकॉर्ड कर ली है एक्सपेंस के तौर पे 2.5 की। तो इसका इम्पैक्ट पहले हम अपनी वर्किंग में ले लेते हैं, और वर्किंग में इम्पैक्ट लेने के बाद फिर हम इसका इम्पैक्ट स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में भी ले लेंगे। तो जो हमारी वर्किंग चल रही है वर्किंग वन, उसके अंदर हम देखते हैं सबसे पहले तो जो लीज रेंटल इन्होंने एक्सपेंस बना दिया उसको रिवर्स करेंगे। रिवर्स करेंगे तो वो प्रॉफिट बढ़ जाएगा, इसलिए इसको यहाँ पर ऐड कर देते हैं। अब टैक्स अथॉरिटीज़ तो रेंट एक्सपेंस ही मानती हैं, तो वो इस हमने रिवर्सल किया है, टैक्स अथॉरिटीज़ रिवर्स नहीं करेंगी। टैक्स अथॉरिटीज़ के हिसाब से तो ये ठीक अकाउंटिंग हुई हुई है, तो टैक्स अथॉरिटीज़ इसको नहीं मान रही, तो हमारा टेम्परेरी डिफरेंस के अंदर इम्पैक्ट चला जाएगा। उसके बाद जो हमने डेप्रिसिएशन चार्ज की है राइट ऑफ यूज़ एसेट पर, वो हम अकाउंटिंग में तो एक्सपेंस बनाएंगे बेस्ड ऑन अभी जो हमने वर्किंग टू की है। टैक्स अथॉरिटीज़ तो इसको अलाउ नहीं करती, तो टैक्स प्रॉफिट पे फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट टेम्परेरी डिफरेंस राइज हो जाएगा इस अमाउंट का। सिमिलर वे में हमारा जो इंटरेस्ट है जो हमने लीज लाइबिलिटी पे रिकॉर्ड किया है उस पर भी वर्किंग टू है 0.81 का, टैक्स अथॉरिटीज़ इसको अलाउ नहीं करती, टेम्परेरी डिफरेंस राइज हो जाएगा। तो ये हमारे इम्पैक्ट्स हैं जो लीज से रिलेटेड तीन इम्पैक्ट्स हमारे अकाउंटिंग प्रॉफिट और टेम्परेरी डिफरेंस को अफेक्ट कर रहे हैं। अब इसी तरीके से इसका इम्पैक्ट स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन पर भी है, वहाँ पे भी इसको रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम नॉन करंट एसेट में राइट ऑफ यूज एसेट रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो वर्किंग टू है जिसमें हमने वैल्यू मालूम की है 6.64। इसी तरीके से हमें लीज लाइबिलिटी शो करनी है, तो नॉन करंट बैलेंस हम डिटरमिन कर चुके हैं 4.11 का, और करंट बैलेंस जो है वो हम अब फाइंड आउट कर सकते हैं वर्किंग टू की बेस पर ही। टोटल 6.61, उसमें से जो नॉन करंट है वो माइनस कर देते हैं, तो हमारे पास करंट लीज लाइबिलिटी आ जाएगी, दैट इज़ 2.50। वैसे भी अगर आप देखें तो वर्किंग वाइज हमने जो नेक्स्ट ईयर में पेमेंट करनी है वो 2.50 की करनी है, तो नेक्स्ट 12 मंथ में जो अमाउंट पे होनी होती है वो आपकी करंट लाइबिलिटी होती है। तो ये इम्पैक्ट हमारी जो है नॉन करंट और करंट लाइबिलिटीज़ पर भी आ गए। अब हमारे पास इंफॉर्मेशन 7 है कि ड्यू टू इंक्रीजिंग बैड डेट्स मैनेजमेंट इज ऑफ द व्यू दैट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट नीड टू बी इंक्रीज फ्रॉम 3% टू 5% ऑफ ट्रेड रिसीवेबल। यानी ऑलरेडी 3% प्रोविजन लेस हुई हुई है। ये जो 630 की अमाउंट है इसमें से 3% लेस हुआ हुआ है, लेकिन हम 3 के बजाय 5% लेस करना चाहते हैं, यानी मजीद 2% लेस करना चाहते हैं। अब जो 2% कैलकुलेट किया जाएगा वो नेट अमाउंट का 630 का नहीं किया जाएगा, पहले हमें ग्रॉस अमाउंट फाइंड आउट करनी है, फिर उसका एक्स्ट्रा 2% लेना है जो जिसकी हम एडजस्टमेंट कर रहे होंगे। तो इस एडजस्टमेंट को रिकॉर्ड करते हैं। तो 630 के रिसीवेबल को अगर हम 97% से डिवाइड कर दें तो हमारे पास ग्रॉस रिसीवेबल आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि जो 630 की अमाउंट है वो 97% को रिप्रेजेंट करती है 3% डाउटफुल डेट लेस होने के बाद। तो 97% से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो है 100% की वैल्यू आ जाएगी, इसकी टोटल वर्थ आ जाएगी कि ये 1% की कह लें एक वैल्यू आ जाएगी, और उसे जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 2% वैल्यू आ जाएगी जो हमें रिकॉर्ड करनी चाहिए। सो बेस्ड ऑन दैट हम अगर अप्लाई करते हैं फार्मूला 630 डिवाइड बाई 97%, तो हमारे पास वैल्यू आ गई टोटल, और उसका 2% हमने प्रोविजन बढ़ानी है, दैट वुड बी 12.99। अब क्योंकि डाउटफुल डेट्स को भी टैक्स अथॉरिटीज़ नहीं मानती, वो तो बैड डेट एक्चुअली रिटर्न ऑफ को मानती हैं, तो ये भी डेफर टैक्स को इम्पैक्ट करेगा। इसका इफेक्ट स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन पे क्या होगा?
कि हमारे पास जो रिसीवेबल्स हैं उसमें से हम ये अमाउंट लेस कर देंगे। फर्दर जो प्रोविजन है, और हमारे पास 617.01 का रिसीवेबल का बैलेंस आ जाएगा, यानी टोटल 5% लेस करके। 3% तो पहले ही लेस था, 2% मजीद हमने लेस किया। इसके बाद हमारी लास्ट इंफॉर्मेशन है कि टैक्स रेट 34% है, तो इसको बेस बनाते हैं। तो हम देख सकते हैं कि जी टैक्स प्रॉफिट पे और टेम्परेरी डिफरेंस पर हमारा फ़र्क क्या है। अगर टैक्स प्रॉफिट हम कैलकुलेट करते हैं तो उस पर फ़र्क आया कि 5.40 से कम हो गए टैक्सेबल प्रॉफिट, और टेम्परेरी डिफरेंस में इसी तरह 13.96 से इम्पैक्ट है। दोनों पे हम टैक्स रेट लगा देते हैं 34% जो क्वेश्चन में गिवन है, और इस बेसिस पर हमारे पास फिगर्स आ जाती हैं कि क्योंकि टैक्स प्रॉफिट कम हुआ है तो करंट टैक्स एक्सपेंस कम होगा 1.84 से। इसी तरह हमारे टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस कम हुए हैं तो 4.75 से हमारा डेफर्ड टैक्स एसेट बन जाएगा। अगर आप कहें कि जी डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी है तो वो कम हो गई, डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस कम हो गया। और एसेट की सूरत में बात करेंगे तो डेफर्ड टैक्स एसेट बढ़ गया है और डेफर्ड टैक्स इनकम बढ़ गई है। तो ये जो टैक्स रेट हमने लगाया उससे ये कैलकुलेशन हो गई। बट ये जो टैक्स हम रिकॉर्ड कर रहे हैं ये इसका रिटेन अर्निंग पर भी तो फर्क जाएगा, क्योंकि जो भी टैक्स एक्सपेंस रिकॉर्ड होगा वो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को अफेक्ट करेगा। तो काउंटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के अंदर ये दो एडजस्टमेंट हम ले लेते हैं। तो करंट टैक्स में हमारी कमी है बाय 1.84, और डेफर्ड टैक्स एसेट में इजाफा है या डेफर्ड टैक्स इनकम में इजाफा है, तो वो भी बेसिकली हमारे प्रॉफिट को बढ़ा देगा बाय 4.75। दोनों चीज़ों का इम्पैक्ट ये है कि हमारा प्रॉफिट बढ़ रहा है, रिटेन अर्निंग बढ़ रही है क्योंकि टैक्स एक्सपेंस में कमी हो रही है। तो ये जो सारी फिगर्स का अगर हम टोटल करते हैं तो हमारे पास जो इम्पैक्ट है वो आ जाता है 12.77। अब हमें ये तीनों चीज़ों का इम्पैक्ट भी इंकॉर्पोरेट करना है। 1.84 का इम्पैक्ट करंट टैक्स पे पड़ेगा, 4.75 का इम्पैक्ट जो है वो हमारा डेफर टैक्स पे पड़ेगा, और 12.77 का इफेक्ट जो है वो हमारा रिटेन अर्निंग पे पड़ेगा। तो इन इफेक्ट्स को इंकॉर्पोरेट कर लेते हैं स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। तो डेफर टैक्स एसेट की बात करते हैं तो 4.75 से डेफर टैक्स एसेट बढ़ गया है क्योंकि हमारी डेफर टैक्स इनकम आई है। ये फिगर फाइनल हो जाएगी। इसके बाद हम बात करते हैं रिटेन अर्निंग पर। तो जिस तरह से हमने कैलकुलेट किया है कि रिटेन अर्निंग में 12.77 से प्रॉफिट कम हो रहा है तो ये इम्पेक्ट आ जाएगा, और करंट टैक्स में भी कमी हो रही है 1.84 से, दैट वुड बी 225.16। तो अब हम टोटल्स कर लेते हैं। तो नॉन करंट एसेट्स का टोटल हमारे पास बन रहा है 1926.39। करंट एसेट्स का टोटल कर लेते हैं, दैट इज़ 1155.11। और इसी तरीके से हमारे पास टोटल एसेट्स आ जाएंगे 3081.50। इक्विटी का टोटल करते हैं, दैट वुड बी 1805.23। नॉन करंट लाइबिलिटी में तो एक ही आइटम है तो यही इसका टोटल बन जाएगा। करंट लाइबिलिटीज़ का टोटल कर लेते हैं, दैट वुड बी 1272.16। और फिर हमारे पास ग्रैंड टोटल आ जाएगा इक्विटी और नॉन करंट एंड करंट लाइबिलिटीज़ का, दैट इज़ 3081.5, जो कि टैली भी हो रहा है। सो हमारा क्वेश्चन तो यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है, लेकिन डेफर टैक्स समझने में कि हमने टेम्परेरी डिफरेंस इस तरीके से शॉर्टकट में क्यों लिए, अक्सर स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आता है। तो एक ब्रीफली हम आप लोगों के साथ अल्टरनेटिव वर्किंग ऑफ डेफर टैक्स भी शेयर कर रहे हैं और उस पर बात करते हैं। तो टिपिकल वर्किंग जो डेफर टैक्स की बनाई जाती है वो इस तरह की होती है कि जिसमें हम कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस और उसकी बेस पे टेम्परेरी डिफरेंस निकालते हैं। तो यही जो सारे आइटम ऊपर इम्पैक्ट कर रहे हैं इन्हीं को हम ले लेते हैं। जैसे सबसे पहला आइटम हमारे पास है पेटेंट का। तो अगर हम पेटेंट की बात करें तो कैरिंग अमाउंट है जी 27, टैक्स बेस 28 है। तो हमारा जो टेम्परेरी डिफरेंस है वो 1 का डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस राइज हो रहा है। इसके बाद दूसरा आइटम हमारे पास जो है वो लीज से रिलेटेड आ जाता है। तो राइट ऑफ यूज़ एसेट की बात करेंगे। राइट ऑफ यूज़ एसेट देखें हमने 6.64 का कैलकुलेट किया हुआ है। टैक्स अथॉरिटीज़ इसको नहीं मानती, इसकी टैक्स बेस जो है वो ज़ीरो होती है। कई बार हम इसको IFRS 16 में डिस्कस कर चुके हैं।
तो इस पर हमारा टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस आ जाएगा। लीज लाइबिलिटी हमारी 6.61 पर शो हो रही है ईयर एंड पर, तो इसकी भी टैक्स बेस ज़ीरो होती है। इसको IFRS 16 में हमने कई बार डिस्कस किया, इस पर डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस आ जाएगा। फिर बात है डाउटफुल डेट्स में 12.99 से मज़ीद इजाफा हुआ है, तो वो इफेक्ट ले लेते हैं। तो डाउटफुल डेट की जो प्रोविजन है उसको भी टैक्स अथॉरिटीज़ नहीं मानती, तो कैरिंग अमाउंट है, टैक्स बेस ज़ीरो है, डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस आएगा, जिसको अगर आप नेट कर लेते हैं तो टोटल जो आपके पास नेट डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस हैं वो 13.96 के बनते हैं। इनके ऊपर सिंपली आप टैक्स रेट मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास डेफर टैक्स आ जाएगा 4.75 का। तो इंक्रीज इन डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस 13.96 का है, टैक्स रेट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास इंक्रीज इन डेफर टैक्स एसेट या डेफर टैक्स इनकम की फिगर कैलकुलेट होकर आ जाएगी। तो ये एक अल्टरनेटिव वर्किंग भी है डेफर टैक्स की जो हमने आप लोगों के साथ शेयर की, ताकि अगर आप ऊपर वाली वर्किंग को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे तो इस वर्किंग से कर सकें। दोनों में सेम जवाब आ रहा है। ऑब्वियसली जो फर्स्ट मेथड था वो क्योंकि साथ के साथ कैलकुलेट होता जाता है तो वो ज़्यादा एफिशिएंट है, लेकिन समटाइम्स समझने में थोड़ा सा मुश्किल लगता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ गुड डे।